वेलकम टू गाइडली। जेआईबी का जो क्रैश कोर्स आपके लिए लेके आया गया है उसकी कंप्लीट थ्योरी मैं आपको करवाने वाला हूं। सेशन 4 आपके सामने डिस्कस करेंगे। इस सेशन के अंदर हम क्या देखने वाले हैं, इंपॉर्टेंट जो वेरियस टाइप्स ऑफ रिस्क होते हैं जिनमें कन्फ्यूजन रहती है आपको कि ये किस तरीके के रिस्क है, उसके बारे में हम जानेंगे। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी जो हैं आपकी CIC, जो आप रिपोर्ट्स देखते हैं उनके बारे में हम जानेंगे। सिबिल, क्रिसिल, इनके जो डीप में जानेंगे कि इनकी फ़ीस वगैरह क्या रहती है, मेंबरशिप की, इनमें क्या रिस्ट्रिक्शंस पहले थी, अब क्या चीज़ों को सॉल्व किया गया है, कैसे जो आपका CIC का स्कोर है वो दिखाता है कि कौन कितना प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफ़ॉल्ट दिखाने वाला है फ्यूचर में। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा इसका, वेरियस रिस्क जो हैं उनके बारे में जानना। नेक्स्ट सेशन में हम जानेंगे बेसल अकॉर्ड्स के बारे में, कैपिटल एडिक्वेसी कैसे मेंटेन की जाती है, सेटलमेंट के अंदर क्या नए रूल्स आए थे। ठीक है, और इस सेशन के अंदर हम रिस्क और क्रेडिट रेटिंग और क्रेडिट स्कोरिंग एजेंसीज के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो पहले आप रिस्क मैनेजिंग बैंक रिस्क समझिए क्या है। द बिजनेस ऑफ बैंकिंग इन्वॉल्व्स डीलिंग विद वेरियस टाइप्स ऑफ इनहेरेंट रिस्क। इनहेरेंट रिस्क मतलब जो अंदरूनी रिस्क होती है वो कैरी करता है कोई भी जो बिजनेस है बैंकिंग का। ठीक है, दीज इंक्लूड क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, रेपुटेशनल रिस्क। अलग अलग तरीके के रिस्क होते हैं और रिस्क होने का मतलब ये नहीं है कि बिजनेस को अवॉइड किया जाए। ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ रिस्क डज नॉट मीन दैट बिजनेस शुड बी अवॉइडेड। ठीक है, आप मान लेते हैं कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, किसी शेयर में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो आपका जो 100 रुपये हैं वो फ्यूचर के अंदर 98 की वैल्यू रखेगा, पावर उतनी रखेगा। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से वो डिफ्लेट हो जाती है आपकी मनी। ठीक है, लेकिन अगर आप ये रिस्क नहीं रखेंगे कि मैं इसको किसी FD में या किसी म्यूचुअल फंड में या किसी शेयर में इसको इन्वेस्ट करूं, ठीक है, तो आपके ऊपर रिस्क ज़्यादा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसमें तो आपको पक्का पता है कि आपकी मनी की जो वैल्यू है वो रिड्यूस होने वाली है, लेकिन कहीं और इन्वेस्ट करेंगे तो वो रिस्क आपकी कम है बाकी जो आप रिस्क नहीं ले रहे हैं उस रिस्क से। ठीक है, तो रादर इट इज़ प्रूडेंट टू मैनेज द रिस्क। मैनेज किया जाना चाहिए रिस्क सो दैट बिजनेस कैन बी प्रूडेंटली हैंडल्ड। ठीक है, देयर आर अ नंबर ऑफ वेज थ्रू बैंकिंग रिस्क कैन ऑल्सो बी मिटिगेटेड। कैसे उसको मिटिगेट किया जा सकता है रिस्क को वो जानेंगे, लेकिन सबसे पहले जान लेंगे रिस्क क्या होती है। रिस्क का मतलब क्या होता है, एक तरीके से डेंजर होता है। फाइनेंशियल रिस्क वो अनसर्टेनिटीज़ हैं, ठीक है, जो प्रॉफिटेबिलिटी और जो लॉसेस हैं उसके अंदर अपना रोल अदा करती है। ठीक है, तो जो क्रक्स है उसका इश्यू का ये है कि अवॉइड नहीं करना है रिस्क को, बल्कि मैनेज करना है। क्यों? क्योंकि नो रिस्क नो प्रॉफिट का हिसाब चलता है। ठीक है, तो रिस्क को मैनेज कैसे किया जा सकता है, उसको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, फिर उसको एनालाइज करना पड़ेगा, फिर उसकी असेसमेंट होनी चाहिए, फिर उसको मिटिगेट किया जाएगा। यानी मैनेजिंग रिस्क इन्वॉल्व्स, ये डायरेक्ट JIB में आपसे पूछा जा सकता है कि क्या स्टेप्स रहते हैं। ठीक है, तो आइडेंटिफाई आप पहले करेंगे, एनालिसिस बाद में करेंगे। तो रिस्क आइडेंटिफिकेशन, फिर रिस्क एनालिसिस, फिर रिस्क असेसमेंट, या फिर उसके बाद लास्ट में आएगा रिस्क मिटिगेशन। क्योंकि मिटिगेट आप तभी कर सकते हैं जब आप उसको आइडेंटिफाई कर लें कि ये किस तरीके का रिस्क है। ठीक है, अब बात आती है कि अलग अलग तरीके के रिस्क कौन कौन से हैं। रेपुटेशनल रिस्क, नाम से पता चल रहा है कि एक थ्रेट होती है गुड नेम और स्टैंडिंग ऑफ बैंक को। ये बैंक भी हो सकता है, कोई भी एंटिटी हो सकती है। रिस्क ऑब्वियसली रेपुटेशनल सब कैरी करते हैं। क्रेडिट रिस्क वो कि बोरोवर डिफॉल्ट कर जाएगा रिपेमेंट के अंदर। ठीक है, कि वो कभी पे नहीं करेगा, तो इस तरीके की जो रिस्क होती है उन्हें क्रेडिट रिस्क बोला जाता है। फिर बात आती है आपकी मार्केट रिस्क की, जो मार्केट ऐसे बिहेव करे कि लोगों ने रिपेमेंट में डिफॉल्ट नहीं किया, ठीक है, लेकिन फिर भी मार्केट ने ऐसे बिहेव किया कि कुछ ऐसे एडवर्स मोमेंट आए, ठीक है, उस मोमेंट्स की वजह से एडवर्स मूवमेंट्स हुई है लेवल ऑफ मार्केट प्राइसेस के अंदर। तो उससे क्या होता है कि लिक्विडिटी रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, इक्विटी प्राइस रिस्क, ठीक है, और एक्सचेंज रेट रिस्क। ठीक है, तो इस तरीके के रिस्क जो मार्केट रिस्क है वो कैरी करता है। ठीक है, अब बात इस रिलेटेड मैं आपसे एक MCQ भी डिस्कस करने वाला हूँ इस सेशन के अंदर। ऑपरेशनल रिस्क क्या होता है कि जब हम ऑपरेट कर रहे हैं और उसकी वजह से कोई हमारी गलती हुई, यानी वर्किंग सिस्टम, इंटरनल कंट्रोल, और उसकी वजह से कुछ एडवर्स आउटकम्स हमें देखने को मिले, उस रिस्क को बोलते हैं ऑपरेशनल रिस्क। वो ऑब्वियसली एक क्लरिकल मिस्टेक हो सकती है, टाइपिंग में मान लीजिए एक जीरो कम या ज़्यादा लगा दिया गया, ठीक है, सिस्टम में कोई आपने कुछ गड़बड़ी हो गई आपके बैंकिंग के सिस्टम के अंदर, वो रिस्क कौन सा होता है? ऑपरेशनल रिस्क। वो ऑब्वियसली इंसान हैं, काम करने वाले जो टेलर्स हैं, ठीक है, तो हर एक बैंक के पास ऑपरेशनल रिस्क होता है। स्ट्रेटजी रिस्क, स्ट्रेटजी ही गलत हो गई, बिजनेस प्लान ही जो आपने सोचा था उसका जो है वो अनसक्सेसफुल रहा। ठीक है, तो इससे क्या, किसकी वजह से आता है? अनसक्सेसफुल बिजनेस प्लान्स की वजह से, स्ट्रेटजी ही गलत बना लिया आपने। सिस्टमिक रिस्क,
जो सिस्टम, जो आपका इंडस्ट्री है, बैंकिंग इंडस्ट्री या इकोनॉमी है, उसके अंदर इंस्टेबिलिटी आने के कारण आपका कोलैप्स हो गया ऑर्गेनाइजेशन लेवल के ऊपर, तो इसे बोला जाता है सिस्टमेटिक रिस्क। अब क्रेडिट रिस्क हमने जाना कि क्रेडिट रिस्क क्या होता है, तो क्योंकि ये मेजर रिस्क है तो इसके बारे में जानना जरूरी है कि बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट के अंदर डिफाइन किया गया है क्रेडिट रिस्क को कैसे, कि एज द पोटेंशियल दैट ए बैंक्स बोरोवर या काउंटर पार्टी विल फेल टू मीट इट्स ऑब्लिगेशन। जो EMIs हैं वो एक तरीके से ऑब्लिगेशन है आपकी, ठीक है, इन अकॉर्डेंस विद एग्रीड टर्म्स, बैंक्स बोरोवर और काउंटर पार्टी फेल टू मीट इट्स ऑब्लिगेशन, तो इस रिस्क को बोला जाता है क्रेडिट रिस्क। आप ध्यान से सुनते जाएंगे तो आपको स्क्रीन पे देखने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप बैंक के अंदर काम कर रहे हैं तो भी आप ये अपना ईयरपोड लगा के सुन सकते हैं। अगर एक बार में समझ नहीं आया दूसरी बार में सुन लीजिए, ठीक है। मुझे पता है आपको क्या दिक्कतें आती है, आप कब कितना कम पढ़ पाते हैं, ये सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपके लिए क्रिस्प डाटा रखा गया है सामने। बैंकिंग इन एनी फॉर्म वुड ट्रेडिशनली इन्वॉल्व लैंडिंग एक्टिविटी। ऑब्वियसली बैंकिंग के अंदर लैंडिंग एक्टिविटी होगी ही होगी, और जब बैंकिंग के अंदर लैंडिंग एक्टिविटी होगी तो ऑब्वियसली क्रेडिट रिस्क या डिफॉल्ट रिस्क उसके अंदर आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये देखिए यही चीज़ लिखी हुई है इसके अंदर। सिंपल वर्ड में अगर हम कहें तो इफ़ अ पर्सन बोरोज फ्रॉम ए बैंक एंड इज नॉट एबल टू रिपे इट बिकॉज ऑफ इनएडिक्वेट इनकम, लॉस इन बिजनेस, डेथ, अनविलिंगनेस और एनी अदर रीजन, बैंक फेसेस क्रेडिट रिस्क, ठीक है। इनएडिक्वेट इनकम के लिए तो आपके स्पेसिफिक क्राइटेरिया बनाए गए हैं बैंक्स के अंदर कि भाई ये चीज़ें कंफर्म करनी है आपको, ठीक है, और उसके बाद ही एलिजिबिलिटी उसकी चेक करनी है, ठीक है। लेकिन डेथ हो गई, अनविलिंगनेस है उसकी कि वो पे ही नहीं करना चाहता, बिजनेस के अंदर लॉस हो गया, तो इस तरीके की जो रिस्क होती है वो क्रेडिट रिस्क की कैटेगरी में आती है, ठीक है। ऑन बैलेंस शीट जो एसेट्स हैं आपके, जैसे कि लोन या ओवरड्राफ्ट्स हो गए, और ऑफ बैलेंस शीट जो आइटम है आपके, गारंटी, एक्सेप्टेंस, लेटर ऑफ क्रेडिट, इन सब के अंदर क्रेडिट रिस्क होता है, ठीक है। ये नेक्स्ट सेशंस के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि ये ऑफ बैलेंस शीट्स, ये गारंटीज क्या होती हैं, बैंक गारंटी क्या है, लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है, सब कवर करवाया जाएगा, चिंता मत कीजिए। क्रेडिट रिस्क वन ऑफ द वेल अंडरस्टूड रिस्क इन बैंकिंग एंड बैंक्स नॉर्मली हैव डॉक्यूमेंटेड क्रेडिट पॉलिसीज टू डील विद इट, ठीक है। तो बैंकिंग के अंदर क्रेडिट रिस्क सबको पता है कि ये आएगा ही आएगा, तो इसके लिए स्पेशली पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं बैंक्स के अंदर। क्रेडिट पॉलिसी के अंदर क्या बताया जाएगा कि स्पेसिफिक इतना ही एक्सपोजर किसी इंडिविजुअल के साथ रखना है, एक ग्रुप ऑफ एंटिटीज़ के साथ इतना ही रखना है, इंडस्ट्री के अंदर इतना ही रखना है, कि आपने जो हॉस्पिटल जो इंडस्ट्री है उसके अंदर इतना ही रखना है, इस रीजन के अंदर इतना ही आपको एक्सपोजर रखना है। क्यों? क्योंकि एक ही जगह अगर आप सारा पैसा एक्सपोज कर देंगे अपना, ठीक है, तो वो ज़्यादा रिस्क आपकी कैरी करता है, ठीक है। अब बात आती है मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क मैंने आपको बताया कि मार्केट की मूवमेंट्स की वजह से जो मार्केट प्राइसेस के अंदर चेंज आते हैं उसकी वजह से जो प्रॉफिट लॉस होता है ऑन बैलेंस शीट और ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स के अंदर, ठीक है, तो उसे बोला जाता है मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क जो होती है वो प्राइस ऑफ बॉन्ड उनको अफेक्ट करती है, जो फॉरेक्स रेट्स हैं उनकी वजह से आ जाती है कि अगर वो कम ज़्यादा हुए, प्राइस ऑफ बॉन्ड्स कम ज़्यादा हुए, इक्विटी शेयर मार्केट ऊपर नीचे हुआ, तो उसकी वजह से जो अनसर्टेनिटी आती है वो मार्केट रिस्क होती है, ठीक है। तो इसमें मेजर जो फैक्टर हैं वो कौन कौन से हैं? इंटरेस्ट रेट रिस्क, इक्विटी प्राइस रिस्क, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क और लिक्विडिटी रिस्क। जान लेते हैं इंटरेस्ट रेट रिस्क है। देखिए हर चीज़ आपको डिटेल में करवाई जा रही है। इंटरेस्ट रेट रिस्क अराइज बिकॉज द प्राइस ऑफ फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज लाइक गवर्नमेंट कॉर्पोरेट बॉन्ड मूव इन अपोजिट डायरेक्शन एज द प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट। इसको ऐसे समझिए, ये कई बार आपसे एमसीक्यू डायरेक्ट पूछ लिया जाता है और कई बार क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल इसमें आ जाता है कि आपको सोल्व कर, अब तो डाटा दिया होगा लेकिन आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, वो कॉमन सेंस से ही आप उसका आंसर बता पाते हैं। कैसे? क्या कहा गया है कि इंटरेस्ट रेट कब अराइज होता है? जब प्राइस ऑफ गवर्नमेंट जो सिक्योरिटीज़ हैं या बॉन्ड्स जो हैं उनके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लग जाता है इंटरेस्ट रेट के। यानी कि अगर इंटरेस्ट रेट इकोनॉमी के अंदर इंक्रीज हुआ, ठीक है, तो प्राइस ऑफ बॉन्ड विल फॉल, बॉन्ड जो है उसका प्राइस गिरेगा। इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि एक बॉन्ड है, ठीक है, एक है एफडी। एफडी ही हम नॉर्मल इंटरेस्ट रेट जो है प्रिवेल कर रहा है उसके साथ कंपेयर करते होते हैं एफडी का, ठीक है। मान लीजिए कि आपके पास ऑप्शन है कि बॉन्ड या एफडी में से इन्वेस्ट करना है। ओब्वियसली बॉन्ड अगर आपको एफडी से ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा तो ही आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे। कि मान के चलते हैं कि 7% आपको बॉन्ड में इंटरेस्ट रेट का जो है प्राइस दिया गया है कि आपको 7% का फ़ायदा मिलेगा, लेकिन एफडी जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है एफडी के अंदर 6% है, मान के चलते हैं हम। ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो कम ही होगा बॉन्ड से, तभी आप बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है।
अब बात आती है कि अगर मार्केट के अंदर जो इंटरेस्ट रेट है ये बढ़ने लग गया, इसी लाइन को समझा रहा हूँ मैं, कि अगर मार्केट के अंदर ये 6% से 8% हो गया तो लोग बॉन्ड में पैसा लगाने की बजाय एफडी में करेंगे। ठीक है, इसलिए क्योंकि इसकी मांग कम हो गई है इसलिए इसके प्राइस को कम होना पड़ेगा ताकि ये अपनी स्टेबिलिटी बनाए रखें। और जब बॉन्ड के प्राइस गिरेंगे, ठीक है, तो बैंक को लॉस की तरफ एक्सपोज करेगा ये जो मार्केट का कंडीशन बन गया है। ठीक है, इक्विटी प्राइस रिस्क। इक्विटी प्राइस रिस्क क्या होता है? इक्विटी शेयर्स जो हैं वो अगर गिर जाते हैं मार्केट कंडीशन की वजह से तो इंट्रिंसिक एक वीकनेस आती है। ठीक है, कंपनी के अंदर हु शेयर द बैंक इज होल्डिंग। अगर कंपनी की प्राइस जो है वो गिर जाते हैं, ठीक है, तो बैंक ने जो वैल्यू रखी हुई थी कि मान लीजिए 100 शेयर लिए हुए थे, 10 रुपए के हिसाब से उनकी वैल्यू है, तो 1000 रुपए के का बैंक के पास लिक्विडिटी पड़ी है। लेकिन मान लेते हैं कि वो 8 रुपए हो गया 10 रुपए से कट के, ठीक है, तो वो अब वैल्यू कितनी हो गई? 800 रुपए। 1000 से 800 हो गई, तो अब बैंक के पास जो एसेट है वो घट के 200 घट के 800 रह गया है। ठीक है, तो ये भी एक तरीके से बैंक को एक्सपोज करता है रिस्क पे। फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। फॉरेन एक्सचेंज रिस्क में क्या होता है कि मान लीजिए कि बैंक ने कोई फॉरेक्स ट्रांजैक्शन को होल्ड करके रखा हुआ है, ठीक है, कस्टमर के लिए, और जैसे ही फॉरेक्स के अंदर चेंज आया मार्केट के अंदर, ठीक है, इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ आपको कि बैंक ने किसी को वादा किया हुआ है कि भाई मैं 78.80 रुपए के ऊपर आपको डॉलर बेचूंगा। ठीक है, तो बैंक जो कस्टमर है वो क्या करेगा कि उसके साथ वादा कर दिया बैंक ने कि मैं आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ। ठीक है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ये आपको चीज़ें मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, सीधा सीधा हिसाब ये रखिए कि बैंक ने कहा कि मैं आपको 78.80 के हिसाब से आपके डॉलर्स जो हैं आपके जो रिलेटिव है उसको भेज दूंगा। ठीक है, $1 का प्राइस मैं आपसे इतना लूँगा। मान लेते हैं कि मार्केट के अंदर कुछ ऐसा चेंज आया कि वो जो वैल्यू है वो डॉलर की चेंज हो गई और जो अभी रेट चल रहा है वो 79 रुपये 80 पैसे चल रहा है। यानी $1 के, अब जो कस्टमर है वो जिसके साथ वादा कर दिया वो तो 78 रुपये 80 पैसे ही देगा, लेकिन फॉरेक्स मार्केट के अंदर चेंज आने के कारण अब बैंक को 79 रुपये 80 मिलने चाहिए थे। ठीक है, लेकिन क्योंकि पहले ही वादा हो चुका है तो इसलिए $1 का नुकसान हो गया। बैंक ने वादा कर दिया है लिखित के अंदर, ठीक है, तो वो मुकर नहीं सकता, इसलिए फॉरेन जो मार्केट है उसके अंदर भी एक आपका रिस्क रहता है। ठीक है, लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क क्या होता है कि कुछ अनफोर्सीन जो आउटफ्लोज हैं, आउटफ्लो मतलब बाहर निकलना पैसा, ठीक है, या तो डिपॉजिटर्स आके विड्रॉल कर ले लार्ज अमाउंट के अंदर, या जो पैसा आना था वो कम हो जाए और जाना था वो ज़्यादा हो जाए। ठीक है, इसको भी एक अनफोर्सीन आउटफ्लो बोला जाता है कि जो पैसा आना था कहाँ से आता है? बैंक के पास EMIs के थ्रू आता है। जो लोन्स हैं, ठीक है, उनकी नॉन रिपेमेंट हो जाए, काफ़ी बड़े लेवल पे अगर नॉन रिपेमेंट हो और पैसा जो बाहर जाना था वो वैसे ही जा रहा है, ठीक है, तो एक मिसमैच आ जाता है, तो इसे बोला जाता है लिक्विडिटी रिस्क। ऑपरेशनल रिस्क मैंने आपको बताया कि किसी प्रोसेस की वजह से कोई इम्प्रॉपर जो आपकी प्रोसेसिंग हुई है, लीकिंग हुई है डाटा की, इन्फॉर्मेशन का जो है इनएक्यूरेसी रही है डाटा प्रोसेसिंग के अंदर, तो इसकी वजह से भी ऑपरेशनल रिस्क आ जाता है। ह्यूमन रिस्क भी आ जाता है कि कई बार ह्यूमन एरर हो गया, नोइंगली अननोइंगली कोई दिक्कतें हो गई हैं। ठीक है, सिस्टमेटिक रिस्क जो है IT और सिस्टम की वजह से जो रिस्क हुआ है, सिस्टम फेलियर हो गया, कई बार आपकी कनेक्टिविटी चली जाती है, तो इस तरीके की जो रिस्क होती है वो ऑपरेशनल रिस्क रहती है। अदर टाइप के रिस्क कौन से हैं? स्ट्रेटेजी रिस्क, स्ट्रेटेजी ही गलत बना दी गई। रेपुटेशनल रिस्क की रेपुटेशन डाउन हो गई, किसी भी बैंक की कोई मान लीजिए कि पेनल्टी लगा दी गई है। ठीक है, सिस्टमेटिक रिस्क कौन सी होती है कि जिसके अंदर आपकी कोई इंडस्ट्री है या किसी भी एक सेक्टर के अंदर बहुत बड़ा भूचाल आ गया है जिसकी वजह से कोलैप्स हो गया है। ठीक है, तो यही चीज़ें इसके अंदर बताई गई है, ये आप देख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। ठीक है, अगर कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपका रिप्लाई करेंगे। सिस्टमेटिक रिस्क भी हमने कर लिया, इसीलिए जो सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं उनका दर्जा दिया जाता है ताकि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस को रोका जा सके, 2008 के अंदर जो देखने को मिला था। रिस्क को मैनेज करना है। ठीक है, अ शिप इन हार्बर इज सेफ बट दैट्स नॉट व्हाट शिप्स आर मेड फॉर। ठीक है, किनारे पे है तो ठीक है, किनारे पे आप बैठे हैं तो है तो सेफ, लेकिन अगर आप तैरेंगे नहीं तो आप उसका आनंद नहीं ले पाएंगे। यही कहा गया है कि आपको अगर रिस्क, वेयर देयर इज नो रिस्क देयर इज नो प्रॉफिट। ठीक है, आपको कोई रिस्क नहीं लेनी है तो प्रॉफिट भी आपको नहीं मिलेगा, ये बात याद रखिएगा। रिस्क को एलिमिनेट नहीं किया जा सकता, इसको मैनेज किया जा सकता है, मिटिगेट किया जा सकता है। और रिस्क को मैनेज कैसे किया जाता है? रिस्क आइडेंटिफाई
करके कि रिस्क क्या है, रिस्क एनालाइज करके कि रिस्क आई कैसे, रिस्क अराइज कैसे हुई, और असेसमेंट करके कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है, किन चीज़ों पे पड़ सकता है, और रिस्क मिटिगेशन कि इसको कंट्रोल कैसे किया जाए। ठीक है, तो कुछ एमसीक्यू पूछता हूँ, फिर हम बढ़ेंगे क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज के ऊपर। मेंटेनेंस ऑफ रेगुलेटरी सीआरआर बाय बैंक मिटिगेट्स विच टाइप ऑफ रिस्क। तो सीआरआर जो मेंटेन करने के लिए बैंक कहता है, ठीक है, आरबीआई कहता है बैंक्स को, तो उससे कौन सी रिस्क कवर होती है, तो ये लिक्विडिटी रिस्क को कवर करता है। क्यों? क्योंकि बैंक आरबीआई कहता है कि मान लीजिए कि एक ही दम किसी ने पैसा विड्रॉ करना शुरू कर दिया, ठीक है, तो आपके पास पैसे की कमी आ जाएगी, इसलिए इमरजेंसी के अंदर सीआरआर रखी जाती है कि बैंक के पास पैसा तो हो देने के लिए, चुकाने के लिए। व्हाट स्टेप्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस एग्जामिन्स हाउ द रिस्क अरोज। रिस्क कैसे अराइज हुई, ये किस स्टेप के अंदर देखा जाता है? रिस्क एनालिसिस के अंदर देखा जाता है, अभी हमने देखा। ठीक है, हाउ डिड द रिस्क अराइज, रिस्क एनालिसिस के अंदर देखा जाता है। ठीक है, अब रिस्क को कवर करने के लिए कुछ एजेंसीज और क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज इन्हें बोला जाता है, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज हैं, जो ये बताती है कि क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ कस्टमर क्या रही है। ठीक है, वो उसकी हिस्ट्री के हिसाब से बताती है कि उसने अलग अलग जैसे ये लोन लिए थे, उसकी जो है उस जो व्यवहार रहा है उसका पे करने का वो कैसा रहा है, अच्छा रहा है कि खराब रहा है। एजेंसीज जो हैं वो जो मान लीजिए कि किसी बॉन्ड को भी रेट कर सकती है, क्रेडिट वर्दीनेस बता सकती है कि जो पहले म्यूचुअल फंड है या कोई भी तरीके की इन्वेस्टमेंट कोई प्लान है, ठीक है, वो सेबी कहता है कि पहले आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे, रेटिंग देंगे, फिर ही हम मार्केट के अंदर उसको आने देंगे। ठीक है, तो ये भी रेट किए जाते हैं प्लान्स जो आते हैं मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए। जो ये क्रेडिट रेटिंग है वो एक क्वांटिफाइड असेसमेंट है क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ बोरोवर की इन जनरल टर्म्स और विद रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर डेट और फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। अ क्रेडिट रेटिंग is an independent opinion of credit worthiness of a loan bond by a credit rating agency. It indicates the probability of timely repayment of principal and interest of debt. Generally higher credit rating जिसकी होगी वो more favorable credit profile होगी और lower probability of default रहेगा। ठीक है, और रेटिंग जो है वो हेल्प करती है इन्वेस्टर्स को ये जानने में कि क्योंकि बोरोवर तो अननोन है, ठीक है, इसलिए उन्हें एक अंडरस्टैंडेबल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है सिंपल टूल के थ्रू, ठीक है, अबाउट इट्स क्रेडिट क्वालिटी। इंडिया के अंदर जो आपने नाम सुने होंगे, ठीक है, वो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज अप्रूव और सुपरवाइज की जाती है सेबी के द्वारा। टोटल 7 ऑपरेटिव क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, जिनमें से आपने नाम सुना होगा क्रिसिल इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड, स्मेरा रेटिंग लिमिटेड। ठीक है, अब है बात क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए और शॉर्ट टर्म के लिए अलग अलग अपनी रेटिंग्स देती है। ठीक है, तो क्रिसिल जो है वो AAA, क्रिसिल AA, क्रिसिल A, क्रिसिल BBB। तो इससे क्या होता है, पता चलता है कि ये सबसे ज़्यादा क्रेडिट वर्दी है, ये सबसे कम क्रेडिट वर्दी है। क्रिसिल जो है शॉर्ट टर्म के लिए ऐसे डेजिग्नेट करती है रेटिंग्स को। ठीक है, और सबको यही कहा गया कि इसी वे में ही आपको रेटिंग्स देनी है, ऐसे नहीं कि सब अपने अपने तरीका बता रहे हैं। ठीक है, उससे क्या होता है कि कंपैरिजन नहीं कर पाते कि कौन सा क्रेडिट वर्दी है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए कि सबका वे ही कैलकुलेट करने का अलग होगा तो 2 रेटिंग एजेंसीज की रिपोर्ट लेके आप कंपेयर नहीं कर पाएंगे कि दोनों अच्छा बता रही हैं दोनों के बारे में या खराब बता रही हैं। अब बात आती है क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज की। ये क्या करती हैं? इंडिविजुअल क्रेडिट इंफॉर्मेशन को मेंटेन करती है और कलेक्ट करती है टाइम टू टाइम। क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज के बारे में जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि इनकी एक्टिविटी क्या है ग्लोबली। क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी जो है वो अलग अलग पार्ट्स में काम करती हैं। ओरिजिनेट कहाँ हुआ? यूएसए के अंदर। कंज्यूमर क्रेडिट, कंज्यूमर हिस्ट्री इन्हें देखते हैं ये। ठीक है, ग्लोबली कौन कौन से मेजर क्रेडिट जो ब्यूरोज हैं? एक्सपीरियन, इक्विफैक्स, ट्रांस यूनियन। ठीक है, तो सिबिल है वो ट्रांस यूनियन के अंडर में आता है। A credit information company collects and maintain record of individual payment and dues pertaining to loan, credit card। क्योंकि आप ऑलरेडी बैंक में काम कर रहे हैं इसलिए मैं इतना डिटेल में नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि आपको साफ साफ पता चल रहा है कि इसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है, जहाँ समझाने वाली बात होगी वो मैं आपको बताऊंगा, कम नहीं आंक रहा हूँ मैं आपको, ये आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। दीज रिकॉर्ड्स आर सबमिटेड बाय रेस्पेक्टिव बैंक्स टू CIC। ठीक है, तो ये क्या होता है कि टाइम टू टाइम CIC के साथ क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस और जो बैंक्स हैं वो रिकॉर्ड सबमिट करते रहते हैं और डेटा अपडेट होता रहता है। यानी कि जब आप कहते हैं कि भाई आपने ये लोन बंद कर दिया, 1-1.5 महीने के बाद आपका स्कोर इसमें फ्लक्चुएट करेगा। ठीक है, कई बार क्या होता है कि रिपोर्ट के अंदर किसी का गलत लोन बोल रहा होता है तो आप उसको कहते हैं कि अपनी
डिस्प्यूट रेज कर दीजिए CIC के साथ और वो 2-3 महीने में ठीक हो जाएगा। तो 2-3 महीने में ठीक हो जाएगा मतलब क्या है कि आज आपने डिस्प्यूट रेज कर दिया या क्लोज कर दिया अकाउंट, तो जैसे ही डेटा दोबारा सबमिट किया जाएगा बैंक्स के द्वारा तो वो उसका ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। दिस इन्फॉर्मेशन इज देन यूज टू क्रिएट क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। जो रिपोर्ट सबमिट की जाती है उससे क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट बनाई जाती है, विच इज प्रोवाइडेड टू क्रेडिट इंस्टीट्यूशन इन ऑर्डर टू एक्सेस द क्रेडिट वर्दीनेस एंड कैपेसिटी ऑफ बोरोवर टू repay his loan advances and discharge other obligation in respect of credit facility availed or to be availed by him. It is therefore imperative that information that is compiled conveyed is accurate. Since inaccurate record अगर होगा, ठीक है, तो CIC का स्कोर उसका गलत आएगा और कुछ बड़े consequences देखने को मिल सकते हैं। In addition to have proper set of such institution, it is also necessary that there is a controlling legislation to oversee the activity. ऐसे नहीं कि कोई अपने ही तरीके से रिपोर्ट्स को कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। दिस रिक्वायरमेंट हैज़ बीन फुलफिल्ड बाय क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज रेगुलेशन एक्ट 2005 अंडर विच CICs इन इंडिया आर लाइसेंस्ड बाय RBI एंड गवर्न बाय वेरियस अदर रूल्स रेगुलेशंस इशूड बाय देम। तो RBI इसको लाइसेंस देता है CICs को। CICs कौन सी हैं इंडिया के अंदर? इन टर्म्स ऑफ वर्ल्ड बैंक्स डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 इंडिया के अंदर 63.1% जो अडल्ट हैं वो क्रेडिट रिपोर्ट्स के अंदर कवर किए जा चुके हैं। ठीक है, मार्क्ड इंक्रीज देखा गया है 20% का 2014 के साथ कंपेयर अगर किया जाए तो। दिस इज अगेंस्ट 21% इन साउथ एशिया और 14 इकोनॉमीज के अंदर कवरेज 100% है। ठीक है, तो 100% कुछ जो इकोनॉमीज हैं वहाँ पे 14 इकोनॉमीज के अंदर 100% है। 4 CIC ऑपरेट कर रही है इंडिया के अंदर, ट्रांसयूनियन सिबिल, एक्सपीरियन, इक्विफैक्स और क्रिफ हाईमार्क। ठीक है, ट्रांसयूनियन सिबिल जो है वो द क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो लिमिटेड और सिबिल, याद रखिए इसकी फुल फॉर्म क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो लिमिटेड वॉज फाउंडेड इन 2000, फर्स्ट क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी ऑफ इंडिया। सिबिल एक मेंबर है, 900 से ज़्यादा पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर बैंक और NBFCs, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज इसके मेंबर हैं। ठीक है, और सिबिल कलेक्ट करता है डेटा और रिपोर्ट तैयार करता है। 2017 के अंदर ट्रांसयूनियन ने एक्वायर कर लिया था 92% स्टेक इन सिबिल, इसीलिए इसका नाम ट्रांसयूनियन सिबिल है। रेगुलेटरी गाइडलाइन जो है CICs के लिए क्या है कि 2000 के अंदर सिबिल को इनकॉर्पोरेट किया गया था, 2004 के अंदर इसे ऑपरेट करना स्टार्ट कर दिया था और 2005 एक्ट के अंदर में इसको काम करना होता है, जिसमें अभी पीछे हमने देखा कि CIC एक्ट 2005 है और RBI ने लाइसेंस देता है। ठीक है, अब ये सेक्शंस जो हैं वो याद रखिएगा। इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 15 ऑफ CICRA यानी रेगुलेशन एक्ट, एवरी क्रेडिट इंस्टीट्यूशन इज रिक्वायर्ड टू बिकम मेंबर ऑफ एटलीस्ट 1 CIC। ठीक है, हर किसी ना किसी एक CIC का मेंबर आपको होना पड़ेगा। ठीक है, और अब तो ये कह दिया गया कि हर जो इंस्टीट्यूशन है उसको हर CIC का मेंबर होना पड़ेगा। ठीक है, और इसके लिए क्योंकि हर एक का मेंबर रहना है तो ये बात उठाई गई कि भाई हम इतनी फीस क्यों पे करें, तो इसलिए RBI ने क्या किया कि लिमिट लगा दी है, एक कैप लगा दिया है फीस जो पे की जाती है, रिन्यूअल की फीस और मेंबरशिप की फीस उसके ऊपर। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब बात आती है कि CIC में सीक और ऑब्टेन क्रेडिट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इट्स मेंबर ओनली। ठीक है, मेंबर कौन है? जो बैंक्स हैं और क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे ही ये रिपोर्ट्स ले सकते हैं, उन्हीं का डेटा जो है वो ऑथेंटिक होता है। एज ए रिजल्ट वेयर एवर देयर वॉज एन इंक्वायरी बैंक वॉज एबल टू ऑब्टेन क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ऑन ए पर्टिकुलर बोरोवर एज मेंटेन्ड बाय CIC। अकॉर्डिंगली द इन्फॉर्मेशन वॉज इनकम्प्लीट। क्यों? क्योंकि इसमें अगर मान लीजिए कोई क्रेडिट इंस्टीट्यूशन है या NBFC है, उस CIC का मेंबर नहीं है, तो उसके पास अगर किसी एक्स कस्टमर ने लोन लिया है तो वो बैंक के पास जब जाएगा तो उसका रिपोर्ट वहाँ नहीं दिखेगा। ठीक है, इसके लिए RBI ने एक कमेटी बनाई आदित्यपुरी की चेयरमैनशिप के अंदर 2014 के अंदर, जिसने रिपोर्ट सबमिट की और उनकी रिकमेंडेशन के ऊपर RBI ने गाइडलाइन इशू की कि अब हर क्रेडिट इंस्टीट्यूशन को, नाउ ऑल क्रेडिट इंस्टीट्यूशन शुड बिकम मेंबर ऑफ ऑल CICs एंड द CIC शुड देयरफॉर मॉडरेट देयर मेंबरशिप एंड एनुअल फीस सूटेबली। तो कहा गया कि कोई भी CIC जो है वो मेंबरशिप फीस 10,000 से ज़्यादा नहीं लेगी और एनुअल रिन्यूअल फीस 5,000 से ज़्यादा नहीं लेगी। सारे बैंक्स और कंसर्न फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को सारी CICs का मेंबर बनना पड़ेगा। ठीक है, क्रेडिट स्कोर और उनकी इंपॉर्टेंस क्या है? क्रेडिट स्कोर एक स्टेटिस्टिकल नंबर होता है जो इवेल्युएट करता है कंज्यूमर की क्रेडिट वर्दीनेस को, और किसके ऊपर बेस्ड होता है? ये क्रेडिट हिस्ट्री के ऊपर बेस्ड होता है। लेंडर
इन क्रेडिट स्कोर के हिसाब से देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफ़ॉल्ट क्या है। इसके लिए बैंक्स अपने सर्कुलर्स जारी करता है टाइम टू टाइम कि इस स्कीम के अंदर लोन देना है तो इतना स्कोर होना चाहिए, स्कीम के अंदर लोन देना है तो वो अपने रिस्क एपेटाइट को देखते हुए बैंक ये स्कोर्स का कैप जो है डिसाइड करता है। ठीक है, अ क्रेडिट स्कोर इज 3 डिजिट समरी जो 300 से 900 के बीच में रहता है और -1 रहता है अगर 3 साल के अंदर कोई भी लोन नहीं लिया गया है और सारे लोन्स पहले से बंद हैं तो। ठीक है, तो आपने पहले ये तो सुना था कि जब किसी ने कोई लोन नहीं लिया है तो ये -1 आता है, लेकिन एक बात और याद करिएगा कि स्पेशल केस है कि कोई लोन आज बंद हो गया और उसके 3 साल के बाद, ठीक है, कोई भी लोन नहीं लिया है तो भी -1 दिखा सकता है। ठीक है, तो ये CIC के ऊपर वेरी करता है कि कौन किसको माइनस दिखा रहा है, -1 दिखा रहा है। इसलिए हमेशा सिबिल्स जो है या कोई भी क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है उसको सिर्फ स्कोर तक सीमित मत रखिएगा, उसकी आपको देखना पड़ेगा कि बिहेवियर कैसा रहा है पेमेंट का कस्टमर का। ठीक है, नियरली 90% ऑफ लोन सेक्शन आर दोज विद क्रेडिट स्कोर ऑफ 700 एंड अबव। ठीक है, तो 300 से 900 के बीच में वेरी करता है स्कोर, और जैसे जैसे इस साइड बढ़ते हैं हम प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफ़ॉल्ट बढ़ता जाता है और इधर प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफ़ॉल्ट कम होता जाता है। डिफरेंस क्या है क्रेडिट रेटिंग और क्रेडिट स्कोरिंग के अंदर? क्रेडिट जो रेटिंग है वो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के द्वारा दी जाती है, क्रेडिट स्कोर CICs के द्वारा, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी के द्वारा दिया जाता है। जो रेटिंग है वो नॉर्मली अल्फा न्यूमेरिकली होती है। ठीक है, जैसे BAA, उसमें डिजिट्स भी आ जाते हैं। ठीक है, अल्फा न्यूमेरिकली, और यहाँ पे क्या होता है 3 डिजिट नंबर होता है 300 से 900 के बीच में और -1 स्पेशल केस रहता है। क्रेडिट रेटिंग जो है वो लार्ज कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट और उनके एंटिटीज़ के लिए ही की जाती है, लेकिन क्रेडिट स्कोरिंग जो है वो स्मॉल बिजनेसेस और इंडिविजुअल्स के लिए की जाती है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं मैं आपके सामने रख रहा हूँ। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज आर कंट्रोल्ड एंड सुपरवाइज्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन? तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये SEBI के द्वारा। In terms of prevailing regulation, what is the maximum amount of fee that is CIC can levy on membership fees? के ऊपर कैप क्या रखी गई है? 10,000 रुपए की। रिन्यूअल फीस 5,000। A threat to good name or standing of bank name is reputational risk. A bank buys $dollar at 71.10 and in 1 hour's time price fall to 7090. What type of risk a bank exposed in this deal? ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये मार्केट रिस्क है, नहीं। क्या ये लिक्विडिटी रिस्क है? नहीं। इंटरेस्ट रेट रिस्क है? नहीं। ये मार्केट रिस्क है। मार्केट रिस्क के अंदर ही फॉरेक्स रिस्क आता है। बैंक XYZ इज पेनलाइज्ड 2 करोड़ बाय सेंट्रल बैंक फॉर नॉन कंप्लायंस विद KYC। किस तरीके के रिस्क है इसके अंदर? रेपुटेशनल रिस्क है। ठीक है, द कमेटी इन, ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ, कमेटी इन बेसल विच फाइनली वॉज कॉल्ड BCBS वॉज ओरिजिनली नोन एज पोलार्ड, एडम्स, कुक और ग्रीनस्पैन कमेटी। ये आपको पता होना चाहिए, कमेंट करके बताइएगा। CIC जो है वो लाइसेंस किसके द्वारा दी जाती है? RBI के द्वारा लाइसेंस उनको दिया जाता है। अभी हमने पढ़ा इंडिविजुअल हु अप्रोच्ड अ बैंक फॉर होम लोन फॉर 20 लाख हैज़ ए क्रेडिट स्कोर ऑफ 350। व्हाट इज लाइकलीहुड दैट होम लोन विल बी सैंक्शनड? इसका क्रेडिट स्कोर 350 है, तो वेरी लो। ठीक है, वेरी लो है। क्यों? क्योंकि 350 स्कोर है तो ऑब्वियसली इसको लोन के लिए मना किया जाएगा। ठीक है, चलिए आज हमने देखा। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो बने रहिएगा, नेक्स्ट सेशंस भी आपके लिए आते जाएंगे। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम देखने वाले हैं जिससे आप डरते हैं, बेसल 1, बेसल 2, बेसल, तो डिटेल में हम डिस्कस करेंगे ऐसा कि आपको समझ में आ जाए। आप जानते हैं कि गाइडली आपके साथ क्या करने वाला है, मतलब नेक्स्ट डेज के अंदर आपके लिए क्या लेके आने वाला है। ठीक है, तो हैंड होल्डिंग रखेंगे हम आपकी। ठीक है, जब तक आपका CI भी क्लियर नहीं हो जाता, और चैप्टर वाइज सेशंस आपके लिए लाए जा रहे हैं, ट्रिकी कॉन्सेप्ट्स आपके लिए और MCQs के लिए हम काम कर रहे हैं। तो बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, डिसलाइक अगर कर रहे हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको क्या कमी लगी, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और जो कमियां आपको लगी वो हम सुधारने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।